नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो जी, सभी लोग तैयार हो जाएं। आज के सेशन में जो श्रृंखला चल रही थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर आज अगली श्रृंखला है। 2 दिन से आपके किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पा रहे थे। आज सभी लोग जुड़ जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरे प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यहीं से आएंगे। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और समझ लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? कौन सा चिन्ह पूछा गया है? तो अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। देखो ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? अल्प विराम। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? तो अल्प विराम। देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपका अल्प विराम। ऑप्शन नंबर डी है अल्प विराम। देखिए ऑप्शन नंबर सी है आपका पूर्ण विराम। अल्प विराम जब थोड़े समय के लिए लिखाया जाता है तब प्रयोग किया जाता है और पूर्ण विराम का मतलब होता है वाक्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना। ऑप्शन नंबर ए में है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जब कहीं हर्ष, विषाद, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का भाव हो वहाँ प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे चलते हैं। देखो विराम चिन्ह की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखो वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। पहली त्रुटि तो सभी वाक्यों में है। नीचे वाले ऑप्शन भी आपको शो नहीं हो रहे हैं लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं। सभी ऑप्शन में एक सबसे पहली गलती है कि किसी भी शब्द में, वाक्य में पूर्ण विराम नहीं है। तो पहली त्रुटि तो यही है, इनकी पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस हो गया, सभी में नहीं है। आगे देखो, सुनो सुनो वह गा रही है। तो यहाँ सुनो सुनो 2 बार रुकना पड़ रहा है। तो ये वाक्य भी कैसा है? सही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ भी नहीं नहीं निपात है। ये वाक्य भी कैसा है? सही है। क्रोध चाहे कैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो क्रोध चाहे कैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये वाक्य भी सही है। लेकिन देखो आप, वह दूर से, बहुत दूर से, इसके बाद ये बहुत दूर से शब्द संबंधवाचक है। तो यहाँ जब संबंधवाचक शब्द प्रयोग होगा तो कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन सा हो जाएगा? आपका ए। ऐसा प्रश्न आपको अगर परीक्षा में मिल जाए बड़ा परेशानी हो जाएगी। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। और आप लोगों से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी आप लोगों ने मेहनत की है अभी तक और ऐसी मेहनत अगर करते रहे तो चैनल आगे बढ़ता रहेगा। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन अगला है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? देखो हंस पद होता है जब कहीं लिखते समय कोई अक्षर छूट जाता है तो हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और हंसपद विराम चिन्ह ये होता है। और विशेष बात समझे आप, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में 20 विराम चिन्ह है। कितने विराम चिन्ह है? 20 विराम चिन्ह है। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। सभी लोग देखते रहें, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी। इसे क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है ये? योजक चिन्ह। कुछ नहीं तो चिन्ह लिखना सीख लेना सभी लोग, वर्तनी की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। आधा हा होता है और ना पूरा होता है। दूसरा चिन्ह लिखने का तरीका हमने आपको बताया होगा, हा से ना को जोड़ दो, ये तरीका भी सही है। तीसरा तरीका है हा के नीचे ना कर दो,
ये भी तरीका सही है, लेकिन जो आप लोग लिखते हैं चिन्ह ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। हिंदी पढ़ते समय वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। देखिए ऊपर वाला चिन्ह अभी बताया था, ये कैसा है, अर्ध विराम। कैसा है, अर्ध विराम। नीचे वाला देखो, इसके पास वाला ये कॉमा, ये बताया था ऊपर क्या है, अल्प विराम। और ये देखो क्या है, अगला वाला उप विराम। चिन्ह थोड़े इम्पोर्टेंट हैं और पूछ दिया जाता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो कितनी बतानी है आपको, 20। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, अभी जस्ट ऊपर वाले वाक्य में लिखा था लेन देन या जड़ चेतन, तो जड़ चेतन दोनों विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, योजक चिन्ह। थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी देख लेना, ये आपका होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह देख ही चुके हो आप, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक चिन्ह जस्ट अभी ऊपर बताया था, ये योजक चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह, जब कहीं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप कहते हो इन्वर्टेड कॉमा, तो ये होता है अपना उद्धरण चिन्ह। याद करने के लिए याद रखना 6699। और ये उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। अगर कहीं आप किसी का उपनाम वगैरह लिख रहे हैं तो सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और इसे कहा जाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। ये बात भी ध्यान देना, अगर केवल एक बार लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इकहरा उद्धरण चिन्ह। चलो बिना समय गंवाए हुए आगे चलते हैं। सामासिक पदों के लिए या कोई पुनरुक्त शब्द होता है तो आपने बीच में डैश लगा देते हैं, और डैश को क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह। चलिए, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, देखिए हमने तरीका बताया था कि बीच में दीर्घ आ, ये समझ रहे हो, ये कट गया है थोड़ा, लेकिन शब्द क्या लिखा है, विद्यार्थी। आप लोग स्वयं सेंसवान है, छोटी छोटी चीजें समझती रहती है। देखो यहाँ बीच में क्या है, दीर्घ आ। हमने पहचान लिए बताया था कि यदि दीर्घ आ हो या दीर्घ ई हो या दीर्घ ऊ हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम चेक करते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर संधि। निष्कपट, याद करने के लिए हमने तरीका बताया था आपको, सा, सा और सा। हालांकि इनका क्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इस सा को ध्यान में रखते हुए सा सा सा, अगर इन तीनों में हलंत लगा हुआ है तो ये आधे हो जाते हैं, और अगर आधे सा किसी वाक्य में प्रयोग हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा, नीही प्लस कपट। चलिए आगे चलते बिना समय गंवाए हुए। प्रश्न सभी बेहद इम्पोर्टेंट हैं। कल भी आप लोगों ने कहा था सर जी क्वेश्चन क्यों नहीं आए हैं, तो आज का वीडियो जरूर देखना और अपने मित्रों तक पहुंचाना। आज का टारगेट है आप लोगों से कि 300 सब्सक्राइबर होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। वॉचिंग टाइम भी आप लोग बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो वीडियो को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। अगला शब्द है हर्ष उल्लास। देखो क्या बताया था हमने, अगर ओ की मात्रा हो तो वहीं से शब्द का विच्छेद करते हैं, तो हर्ष प्लस उल्लास। इसके लिए तरीका बताया था कि अगर पहले वाले में आ या आ हो और दूसरे वाले में ऊ हो तो वहाँ संधि हो जाती है गुण स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि। सभी देखिए आप संधि हो, कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्न आए हुए हैं। देखो सम्मति, सम्मति में क्या हो जाएगा, सम प्लस मति। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ अगर संधि पूछी जा रही है आपसे तो कौन सी हो जाएगी, देखो व्यंजन के बाद व्यंजन मिल रहा है तो संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। आगे देखो दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ये किसके भेद हैं, तो ये किसके भेद हैं,
स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। देखो यहाँ चा और छा। क्वेश्चन थोड़ा देखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 बार ये पूछा हुआ आपके सामने दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बार पूछा जाता है। और इन दोनों शब्दों से एक बर्तनी और क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, देखो सच्छास्त्र लिखा है, तो चा और छा। चलिए, जब कहीं हमने बताया था चा और छा आते तो क्या देखना होता आपको? ता का मिलान चा या छा से होता है। तो देखो, जब कहीं ऐसा लिखा होगा सत्य प्लस छास्त्र, इसका कुछ अर्थ बन रहा है, तो आप कहेंगे नहीं बन रहा है सर। फिर हमने आपको तरीका बताया था कि जब ता का म्लान अगर छा से न जुड़ रहा हो तो छा के स्थान पर रखना सा। देखो, जब ता का म्लान चा से सा से होता है तो ता चा में, सा छा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? बी एकदम सही आंसर है। कुछ लोग भटक जाएंगे, या तो ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे या ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे, लेकिन क्या बताया था हमने? यदि ताका म्लान सा या वो ताका म्लान सा से हो तो ता चा में और सा छा में बदल जाता है। चलिए, बिना समय गंवाए हुए चलते रहते हैं। उच्छिष्ट में भी यही व्यवस्था है। देखो यहाँ ता और छा है कि नहीं, तो संधि क्या हो जाएगी? उत प्लस शिष्ट। लोग क्लियर हो गए कि नहीं? संधि क्या हो जाएगी? उत प्लस शिष्ट। आगे चलते हैं। देखो, इसमें भी कट गया है थोड़ा, लेकिन आप समझे। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ लिखा होगा जिस समास में पूर्व पद पद क्या लिखा हो? यहाँ लिखा होगा जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तम उत्तर पद प्रधान हो। क्या लिखा होगा? समास में पूर्व पद कैसा हो? गौड़ हो, प्रधान हो। हमने आपको बताए थे पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। चलिए, चौराहा। देखो, 4 राहों का समूह यहाँ समूह प्रदर्शित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। तो सी आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चलिए आगे, पंकज में कौन सा समास है? जल्दी आप लोग बताएं कि पंकज में कौन सा समास है। थोड़ा हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पंकज में कौन सा समास है? चलिए, पंक प्लस जा क्या हुआ? पंक प्लस जा। पंक का मतलब होता है कीचड़, और कीचड़ में जन्म। जा का मतलब होता है जन्म। कीचड़ में जन्म हो जिसका, अर्थात कहा जाता है पंकज किसे? कमल को। किसे कहा जाता है? कमल को। तो समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। 3 नदियों का समाहार, उसे क्या कहा जाएगा? तो त्रिवेणी। क्या कहा जाएगा? त्रिवेणी। ऐसे 5 आवों का समूह, अगर कहीं लिखा है 5 आवों का समूह, आवों का समूह, तो अगर कहीं 5 आवों का समूह लिखा है तो 5 आवों का समूह बराबर क्या हो जाता है? पंजाब। ठीक है, चलते हैं आगे। नीचे दिए गए शब्द में अव्ययी भाव समास का चयन करें। देखो, पाप पुण्य 2 अलग अलग पद हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। सवार
देखो घोड़े पर सवार क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। पीताम्बर में हमने आपको बहुत ज्यादा रटवाया था कि अगर पीताम्बर लिखा मिल रहा है तो पहले आपको कौन सा बताना है, बहुब्रीहि समास। जब बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होगा तब पीताम्बर में उस कंडीशन में बताना है समास। कौन सा एक ऑप्शन रह गया, तो बी, आजीवन। आजीवन का मतलब होता है जीवन, और जब कहीं किसी में उपसर्ग आ जाए तो वह अव्ययी भाव, दो चार उपसर्ग लिख लो, आ, अनु, प्रति, हर, हर, बे, बा। ठीक है, अगर ऐसे शब्दांश किसके रूप में आ रहे हैं, उपसर्ग के रूप में आ रहे हैं, तो वहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। दो चार और लिखना चाहो तो लिख लेना, यथा, यावत। ठीक है, तो यहाँ कौन से समास हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास। देखो कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, तो यहाँ देखो के समान बीच में है, तो यहाँ समास कौन सा हो जाएगा, कर्म धारय। क्लियर हो गए, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। सप्तऋषि में आपको समास बताना है, तो सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, जब समूह प्रदर्शित हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगर कहीं भी संख्यावाची पद दिख रहा है आपको तो वहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन ऐसा मत कहना आप कि सर दशानन में द्विगु समास, क्योंकि दशानन 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन, रावण हो जाएगा, तो दशानन में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऐसी चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन है, ब्रह्मा जी, तो वहां भी समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलते बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, देखो कलेश शब्द, इसकी वर्तनी बहुत पूछी जाती है और हमने आपको कई बार करवाई हुई है कि अगर कलेश ऐसा लिखा है तो ये भी सही है, लेकिन समस्या ये है कि ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द। और वर्तनी में पूछे जाती है हमारी तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द के लिए हमने आपको बताए थे कि आधा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जल्दी से जल्दी जुड़ें, आप लोगों से ये चैनल चल रहा है। ये आगे देखो, उज्ज्वल, उज्ज्वल में हमने क्या बताए थे, 2 जा कैसे होते हैं, आधे, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए कवित्री देखते हैं, तो कवित्री कौन सा हो जाएगा, कवित्री। ये वर्तनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी वर्तनी है 10 बार पूछी गई है। ठीक है, हिरण्यकश्यप ये आपका रटा हुआ है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु शब्द होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, समय देखते रहें। ठीक है, श्रृंगार शब्द की शुद्ध वर्तनी देखिए, तो कौन सी हो जाएगी, सी। ठीक है, चलिए कौन सा अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। देखो अगर चा है, पारलौकिक शब्द सही है, दुर्दुष शब्द सही है, लेकिन अगर कहीं चा है तो ध्यान देना कि चा के पहले जो सा होगा वो कैसा सा होगा, ये सा, और इस सा को क्या कहा जाता है, तालब्य सा। तो चा के पहले तालब्य सा होगा, तो अशुद्ध पूछा है उसने, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, निश्चेष्ट में थोड़ा समय लेना, सा कौन सा होगा, तालब्य सा। चलिए
आगे चलते रहे बिना समय गंवाए हुए। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हुआ? एकमात्र सहारा। तो एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है। खेत रहना, खेत रहने का मतलब क्या हो गया? खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। खेत रहने का मतलब क्या हो गया? युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है खेत रहना तो युद्ध में शहीद होना। निम्न में से पहचानो, देखो विशेष समझ लेना, मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति, अगर कहीं ना प्रत्यय लगा हुआ है तो समझ लेना वह मुहावरा है, ना प्रत्यय नहीं है तो लोकोक्ति। गले पड़ना ना है मुहावरा, 9 2 11 हो जाना मुहावरा। अब अंधे की लकड़ी होना ना है मुहावरा, अध जल गगरी छलकत जाए, ये क्या हो जाएगी आपकी? लोकोक्ति। लोकोक्ति कहा जाता है कहावत। चलिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब क्या है? नौमन तेल न होगा तो नौमन तेल ना होने मतलब कैसा हो गया? ये असंभव कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब क्या है? प्रयत्न के बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। लेकिन समझे, ऑप्शन नंबर बी बड़ा मजेदार है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। देखो, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। मेरे अपने मरने बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो चलिए, पत्र ले जाने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाता है संदेश वाहक। क्या कहा जाता है? संदेश वाहक। अगर सॉरी, यहाँ संदेश ले जाने वाले व्यक्ति है, अगर पत्र ले जाने वाला व्यक्ति होता तो उसे कहा जाता पत्र वाहक। ठीक है, जिसकी गहराई न नापी गई हो उसे कहा जाता है अथा। उसे क्या कहा जाता है? अथा। कहते इसकी कोई था नहीं है। नष्ट होने वाला, उसे कहा जाता है नश्वर। लेकिन नश्वर का विलोम पूछा जाता है तो नश्वर का विलोम लिख लेना। नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। ठीक है, नश्वर का विलोम क्या होता है? शाश्वत। अगला है, जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे कहा जाता है विधवा। ठीक है, और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहा जाता है सदवा। ये लिख लेना, जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहा जाता है? सदवा। विधुर, ऐसे पुरुष को कहा जाता है जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। ठीक है, या उसकी पत्नी ना भी हो तब भी उस कंडीशन में भी उसे विधुर कहा जाता है। या ऐसा लिखा हो जिस पुरुष की स्त्री पत्नी ना हो तो उसे भी विधुर कहा जाता है। अगला, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, तो उसे कहा जाता है अपव्ययी। क्या कहा जाता है? अपव्ययी। और मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला। क्या होता है? कम खर्चा करने वाला। कम खर्चा करने वाले को क्या कहा जाता है? मितव्ययी। आगे कर चलते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। ठीक है, आज के लिए इतने ही पर्याप्त क्वेश्चन है। ये तीसरी आज की वाणी यही। चैनल पर नए आए हुए हैं
वह चैनल को लाइक करें प्लीज़। आप लोगों से ये चैनल चल रहा है। क्वेश्चन सभी इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट आपको मिल